अब हम आइडेंटिफाई करते हैं क्लास की एक फर्म है जो कि मार्केट का प्रोड्यूस कर रही है, तो हम इनपुट के बेस पे कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने इनपुट पर वो मार्केट में मैक्सिमाइजेशन करेगी, कितना मार्केट में प्रोड्यूस करेगी क्लास। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी मार्केट में प्रोडक्शन होता है, मार्केट में जो भी प्रोडक्शन होता है वो मार्केट में गिवन प्राइस पे सेल करके टोटल रेवेन्यू आइडेंटिफाई करती है, और उस केस में डिसाइड करते थे कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कितने क्वांटिटी का प्रोडक्शन करें। अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि अगर फर्म है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बेस्ड ऑफ द इनपुट, कितना इनपुट हायर करे कि उसका प्रॉफिट होगा। अब हम इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो प्रॉफिट फंक्शन होगा। प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू पी प्राइस इंटू, यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स जगह पे पी एक्स वन वाई रख देंगे, फंक्शन ऑफ एक्स रखेंगे माइनस डब्ल्यू एक्स। क्या है ये, वेज रेट है, एक्स क्या है, लेबर है। तो यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये इसी फंक्शन को एफ एक्स जगह पे हम लिखेंगे एफ माइनस सेकेंड, ठीक है, क्योंकि निगेटिव फंक्शन रखेंगे क्लास, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर इसका हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालना है तो कैसे करेंगे। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सेम निकालेंगे जैसे हम मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन अपॉन एक्स डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा क्लास, क्लियर है। एवरेज प्रोडक्शन किसका निकालेंगे, तो एवरेज प्रोडक्शन सिंपल होता है कि एवरेज प्रोडक्टिविटी मतलब टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल लेबर से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकलेगी। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ये क्या है बेटा, ये देखा जाए तो टोटल फंक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन है, टोटल फंक्शन है, यही टोटल प्रोडक्शन है या ये टोटल वाई है, इसको हम वाई भी कर सकते हैं क्लास, वाई, ठीक है। और कितना वाई है और विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स मतलब लेबर। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ डिवाइड बाय टोटल लेबर का डिफरेंशिएशन है। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ। मैं कहता हूँ क्लास, सपोज दैट कि मैंने कहा कि हमने आपको 10 लेबर हायर किया था, ठीक है, और प्रोडक्शन हमारा 100 क्वांटिटी का था, ठीक है। तो 100 क्वांटिटी के प्रोडक्शन मतलब होता है कि 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस किया हमने, कितनी, हमने 10 लेबर हायर करके। तो हमने क्या किया, 10 लेबर हायर किया, तो यह तरीके से यह एक प्रोडक्शन फंक्शन होगा। आइदर बी कैन राइट एफ एक्स, आइदर बी कैन राइट 100। तो ये टोटल हमारा हो गया। अब इसको डेरिवेशन का मतलब होता है कि डेरिवेशन मतलब कि 10 लेबर थी तो हमने एक लेबर और हायर किया, लेबर हायर किया हमने 11 लेबर कर दिया हमने। अगर हमने एक लेबर एक्स्ट्रा हायर किया, ठीक है, और हमारा प्रोडक्शन हो गया 100 से 110 हो गया। तो यानी कि ये जो प्रोडक्शन है 110 माइनस 100, ठीक है, 110 माइनस 100 यानी कि 10 क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया एक्स्ट्रा और हमने एक लेबर एक्स्ट्रा लगाया, ठीक है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो वही है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जैसे निकालते हैं तो एक फर्म की जो है एक फर्म जो है वो कितने लेबर को इंक्रीज़ कर रही है और उस एक लेबर के इंक्रीज़ करने से टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है, टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम जब डिवाइड करते हैं तो हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मिल जाती है कि एक लेबर को हायर करने से कितनी हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब बात रही परफेक्ट कंपटीशन की, तो पता है आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्यों, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन प्राइस जो है फिक्स होता है, वो हम आपको डिटेल बाद में कराएंगे। दूसरा क्लास एवरेज प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, जो टोटल प्रोडक्शन होता है मार्केट को, उसको हाउ मेनी नंबर ऑफ लेबर से, जैसे मान लीजिए हमने 100 प्रोडक्शन किया है और हमने 10 लेबर हायर किया तो 100/10 करेंगे तो हमारा 10 एवरेज प्रोडक्टिविटी आ जाएगी लेबर की। क्लियर है, ओके। इसके बाद हम वो जो हमने प्रोडक्शन किया है, मान के चलो एज्यूम करो क्लास, मैंने कहा कि हम एक लेबर की प्रोडक्टिविटी आ रही है 10 क्वांटिटी आ रही है और एक लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी 10 क्वांटिटी आ रही है। इसका मतलब हो कि ये 10 क्वांटिटी क्या है, हमारी एवरेज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, और उसको मार्केट के प्राइस अगर गिवन है, डिमांड सप्लाई के द्वारा जो प्राइस परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइस गिवन है, उस प्राइस से उस टोटल प्रोडक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज प्रोडक्शन को, तो हमारा अगर हम मार्जिनल प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकल आएगी।
टोटल वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अगर मैं कहूँ कि हमने क्लास एक लेबर लगाने से हमारी प्रोडक्टिविटी 12 हो रही है और एक क्वांटिटी है उसका रेट मार्केट में 10 रुपीज़ है, तो 12 इंटू 10 यानी कि 1200 रुपये हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, 12 में 120, सॉरी, ठीक है, 12 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक क्वांटिटी का रेट 10 रुपीज़ है। ठीक है, तो 120 रुपये जो है हमारा मार्जिनल वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो जाएगी क्लास। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बेसिकली कह रहे हैं कि जो ऐसा समझिए क्लास कि एक एक्स्ट्रा यूनिट लेबर लगाने से जो टोटल प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन का जो चेंज आता है उस चेंज को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बोलते हैं उस लेबर की। और वो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, जितना क्वांटिटी चेंज हुआ प्रोडक्शन को, उसको मार्केट में सेल करते हैं गिवन प्राइस पे, तो जो टोटल वैल्यू आती है वो हो जाती है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकल आएगी। ऐसे ही वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी, जो एवरेज प्रोडक्टिविटी होती है उसको भी हम मार्केट में उस प्राइस गिवन मार्केट का प्राइस होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकल आती है। तो ये दोनों तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो गई। ठीक है, अब सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, जैसे कि हमने कहा था कि एक फर्म कितना प्रोड्यूस करेगी, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट तो होना ही चाहिए, प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होना चाहिए। वो एक मिनिमम कंडीशन थी और सेकंड कंडीशन थी कि नेगेटिव होना चाहिए। तो वैसे यहाँ पर भी है कि जो वेज रेट है वो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल होना चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बेस्ड ऑफ द इनपुट ये है कि वेज रेट जो है, जो मार्केट की वेज रेट मिल रही है लेबर को, जितना वेज दे रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक लेबर की वैल्यू मैं कह रहा हूँ कि मैंने 10 लेबर हायर किया, अब हमने एक लेबर बढ़ाया। एक लेबर बढ़ाने से हमने कहा कि वो पर पर्सन या पर डे वो 10 क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहा है। 10 क्वांटिटी को मार्केट में हमने प्राइस 10 रुपीज़ है, तो कितना हो गया 100 रुपीज़ का, इसकी वैल्यू मार्जिन की 100 रुपीज़ है। तो यानी कि हम उसको 100 रुपीज़ बेच देंगे तो वो मेरे लिए एक ऑप्टिमम कंडीशन है, मतलब वही सफिशेंट कंडीशन है कि वेज जो है वो 100 रुपीज़ होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बेच देते हैं, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा बेच देते हैं, तो क्या होगा, आप लॉस में रहेंगे, एक फर्म जो है लॉस में रहेगी। तो कोई भी फर्म जो है उतने ही लेबर हायर करेगी जहां पर वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वेज रेट के इक्वल हो जाएगी, उससे ज़्यादा वो लेबर को हायर नहीं करेगी। तो इनडायरेक्टली भी कह से कि जो डिमांड ऑफ इनपुट है, कितनी मार्केट की डिमांड है, वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी वेज रेट पे। और वेज रेट डिपेंड करेगा, और वेज रेट का मतलब होता है कि जितनी उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वही वेज रेट है क्लास। तो वेज रेट का मतलब ये होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास, कि जब मार्केट में वेज रेट हाई होता है तो लेबर की डिमांड क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे वेज रेट कम होता जाता है लेबर की डिमांड बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है तो उसका वेज रेट भी कम होता जाता है। वेज रेट कम होता जाता है तो वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। इसीलिए लेबर की डिमांड्स, अगर वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो इसका मतलब वेज रेट ज़्यादा होगा, और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है तो उसका वेज रेट कम होगा। तो इसीलिए इसको लाभ डिमांड भी, इसको सप्लाई लेबर की डिमांड भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिमांड किससे रिलेटेड है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से। तो अब इसको ग्राफ में समझाते हैं क्लास। पहले आप देखो कि रिलेशनशिप क्या होता है एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में। आपकी बुक में ग्राफ है, तो ग्राफ कहता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, आपने और भी पढ़ा होगा। अगर मैं यहीं पर आपको टोटल फंक्शन वाला ग्राफ बना दूँ, ठीक है, तो याद आ जाएगा आपको। तो जब टीपी बढ़ता होता है, जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा होता है, तो एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों क्या होते हैं, दोनों इंक्रीजिंग केस में होते हैं। क्योंकि पहली कंडीशन आपको पहले दिन बताया है, स्टार्टिंग लेक्चर में बताया आपको कि प्रोडक्शन फंक्शन के एक एजम्पशंस है। एक तो मोनोटोनिसिटी, कि मतलब जैसे जैसे लेबर को ज़्यादा इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस केस में स्टार्टिंग में तो दोनों ही टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है, एवरेज प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सब कुछ बढ़ती है। एक लेवल के बाद हम जब एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, लेबर हायर करते हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो जब, ठीक है, एक लेबर के बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाता है, और उस केस में एवरेज प्रोडक्टिविटी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कई बार ज़्यादा हो जाती है। और लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कभी नेगेटिव नहीं होगी, वो पैरेलल एक्स के पैरेलल जाएगी,
लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक टाइम पे निगेटिव हो जाती है। तो आपको क्लास बताए थे कि जहाँ पर एक फर्म जो है वो ठीक एक फर्म उसी मात्रा वहीं तक प्रोड्यूस करेगी जहाँ पर उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है, निगेटिव हो जाएगी, इससे ज़्यादा, ठीक है। तो जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन हाई होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वहाँ पर क्या होती है, निगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम एवरेज प्रोडक्टिविटी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ग्राफ बनाएं तो क्लास देखो ये इंक्रीजिंग केस हो गया और यह एक डिक्रीजिंग केस हो गया, यह एक निगेटिव केस हो गया। तो इंक्रीजिंग रिटर्न या यूँ कह सकते कि लेबर को जैसे जैसे हम ज़्यादातर हायर कर रहे हैं, यानी कि यक्स को यानी कि लेबर को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्शन हमारा टोटल प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, तो एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, यानी कि हम एक फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर होता है। लेकिन एक सर्टेन के बाद प्रोडक्शन इंक्रीज होगा बट डिक्रीजिंग रेट से होगा, तो उस केस में जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डिक्लाइन शुरू हो जाती है। और जब डिक्लाइन होगी तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक फर्म कहाँ तक प्रोड्यूस करेगी, जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जब तक 0 नहीं हो जाती उसको प्रोड्यूस करेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग, सेकंड स्टेज डिक्रीजिंग, थर्ड स्टेज फॉलिंग। तो हमेशा प्रोड्यूसर जो है, फर्म जो है सेकंड स्टेज में प्रोड्यूस करेगी जहाँ पर उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ठीक है निगेटिव से पहले है इस केस में। और ये कह सकते हैं कि इस केस में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है एवरेज प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा होती है। तो क्लास रिलेशनशिप कैसे पढ़ेंगे कि जब टीपी हाई होता है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है, तो एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होती है। जहाँ पर टीपी काटता है, जहाँ पर एपी जो है एमपी को खंडन करता है, इसी को इन्फ्लेशन पॉइंट बोलते हैं या इसको बोलते हैं इसको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि यहाँ से टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, इंक्रीजिंग रेट है बट डिक्रीजिंग रेट से हो जाता है। लेकिन इसके बाद एवरेज प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा दोनों ही फॉल होना शुरू हो जाता है। मैंने ग्राफ थोड़ा सा ऐसे बनाया है, तो दोनों ही फॉल होना शुरू हो जाता है क्लास, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेज का प्रोडक्शन होता है। तो अब आपको देखना है कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और इस अब इसी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की एवरेज प्रोडक्टिविटी को जब हम मार्केट में सेल करते हैं तो क्या निकलता है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी निकल जाती है। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी ग्राफ ऐसे बनेगा जैसे ये बनता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू लिख उठेगी और यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जगह पे वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी जगह पर वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी आप मेंशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसकी वैल्यू, अब वैल्यू कहाँ से ड्राइव होती है, हमने बताया कि एक्स को उसका हम क्या करते हैं और मल्टीप्लाई ही कर देते हैं तो वैल्यू निकल जाती है। इतना क्लियर हुआ। अब हम कहते हैं कि हम कितने लेबर को हायर करेंगे, कितने हम फैक्टर को, इनपुट को हम हायर करेंगे। तो क्लास देखो इसकी भी कंडीशन है कि हम भाई इस पॉइंट पे प्रोडक्शन करेंगे या इस पॉइंट पे प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि नहीं दिख रहा होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉइंट तो दिख रहा होगा, इस पॉइंट पे प्रोडक्शन करेंगे या है पर। तो जैसे हमने उसमें पढ़ाया था क्लास कि ये कॉस्ट वाला लाइन था, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट है। तो देखो ये कंडीशन है या इस कंडीशन में, तो जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग होता है ये सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है, दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही थी। तो जैसे कि वैसे यहाँ पर भी दो कंडीशन है कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पर भी काट रही है, यहाँ भी बेस रेट काट रहा है, दो पर। लेकिन प्रोडक्शन कितना लेबर हायर करेगा, इतनी लेबर हायर करेगा, ठीक है, या ठीक है किस पॉइंट को कितना लेबर हायर करेगा। तो कहना कि कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो बेस रेट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पहले तीन चीज़ें समझना है क्लास, टोटल प्रोडक्शन, फिर टोटल प्रॉफिट, फिर टोटल प्रॉफिट से एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई प्राइस से करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी निकल आएंगे। इसके बाद वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बेस रेट की इक्वल रखेंगे तो वैल्यू ऑफ वो आपका एक ऑप्टिमम पॉइंट निकल आएगा कि कितनी वो इनपुट को हायर करेगा। ये तो बेसिक हो गया। अब इसको हम एक न्यूमेरिकल फॉर्म में या डेरिवेटिव फॉर्म में क्लास में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन क्या है, तो इसको इतना नोट कर ले होंगे, आपकी बुक्स में इतना है, इसके हम आगे चलते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा पोस्ट करता हूँ वीडियो अभी।